तो प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल टारगेट बोर्ड में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम आपको जानकारी दे देते हैं कि जो मॉडल पेपर बिहार बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली रूप से जारी किया गया था, उस सारे मॉडल पेपर का हर एक सब्जेक्ट का सॉल्यूशन हम आपको बारी बारी से करा रहे हैं। यदि हम लोग बात करें साइंस के मॉडल पेपर की, क्योंकि आज का जो है वीडियो बनने वाला है, आज का जो क्लास चलने वाला है वह साइंस के ऊपर ही है, तो यदि हम लोग साइंस के बारे में बात करें तो साइंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक एक करके हम आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करा चुके हैं। बहुत ही सिंपल भाषा और सरल भाषा में आपको हम बारीकी से बताए थे। यदि आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला वीडियो देख लीजिएगा, या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में भी हम आपको वीडियो का लिंक दे देंगे। लेकिन यदि सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात किया जाए तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में फिजिक्स में जितने सारे भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, यानी कि भौतिक विज्ञान में सारे क्वेश्चन हम आपको ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं, वह भी बहुत ही सरल भाषा में। आप लोग को प्लेलिस्ट में उसका भी वीडियो मिल जाएगा सबसे ऊपर में ही। तो आज के इस वीडियो में हम लोग रसायन शास्त्र को देखेंगे, यानी कि केमिस्ट्री में रसायन शास्त्र में जितने सारे भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको ऑफिशियली मॉडल पेपर में दिए गए हैं, सारे क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके आज देखेंगे। तो देखिए, साफ तौर से लिखा गया है कि रसायन शास्त्र में जो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे वह लघुतरीय प्रश्न होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रश्न संख्या 11 से 18 तक लघुतरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। एग्जाम में आपको 8 में से 4 प्रश्न का उत्तर देना है, लेकिन यहाँ पर हम आपको 8 प्रश्न का उत्तर बताएंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है, यानी कि एक क्वेश्चन यदि आप लोग बना लेते हैं तो आपको 2 नंबर दे दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग बारी बारी से 11 नंबर से लेकर के 18 नंबर तक जितने सारे भी प्रश्न हैं, सारे प्रश्न का उत्तर हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन यह केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसका एक उदाहरण दें। संतुलित रासायनिक समीकरण, आप लोग केमिस्ट्री में समीकरण को संतुलित करने के लिए जरूर सीखे होंगे। शायद 15वें या 16वें नंबर क्वेश्चन में आपको संतुलित करने के लिए दिया गया है। जब हम लोग 15वें या 16वें नंबर क्वेश्चन पर पहुंचेंगे तो वहां पर हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से समीकरण को संतुलित किया जाता है। फिलहाल हम लोग 11वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, उसका यहाँ पर परिभाषा आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए नीचे जो समीकरण दिया हुआ है इसके माध्यम से हम आपको बताते हैं कि कैसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण का परिभाषा लिखेंगे। देखिए यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है H2 + Cl2 से बन गया है 2HCl। बीच में एक एरो का साइन आप लोग देख रहे हैं। एरो के बाईं तरफ जो भी भाग होता है, जैसे H2 + Cl2 एरो के बाईं तरफ है तो इसको अभिकारक बोलते हैं, और एरो के दाईं तरफ जो भाग होता है, जैसे 2HCl हो गया, जो एरो के दाईं तरफ है, इसको प्रतिफल बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एरो के बाईं तरफ वाले को अभिकारक बोला जाता है और एरो के दाईं तरफ वाले को प्रतिफल बोला जाता है। और दोनों की परमाणु संख्या यदि आपस में बराबर हो जाए, यानी कि जो अभिकारक है उसका भी परमाणु संख्या और जो प्रतिफल है उसका भी परमाणु संख्या अगर आपस में बराबर हो जाए तो उसको समीकरण संतुलित होना कहते हैं। यानी कि समझ लेते हैं, यदि परमाणु संख्या बराबर हो जाता है तो हम लोग जान जाते हैं कि समीकरण संतुलित हो गया। तो बस उसी चीज को यहाँ पर लिख देना है कि वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों की परमाणु संख्या तथा प्रतिफलों की परमाणु संख्या आपस में बराबर हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझ गए होंगे और ये भी जान गए होंगे कि इसमें अभिकारक कौन है और प्रतिफल कौन है। तो दोनों की परमाणु संख्या यदि आपस में बराबर हो जाए तो उसको संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। हम आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों की परमाणु संख्या तथा प्रतिफलों की परमाणु संख्या आपस में बराबर हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप लोग दे दीजिएगा H2 + Cl2 से बन गया 2HCl। चलिए अब 12वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सूचक क्या है, एक सूचक का नाम लिखें। ठीक है, सूचक क्या है? तो देखिए, सूचक का परिभाषा हो जाएगा कि वैसा पदार्थ जिससे अम्ल, भस्म और उदासीन विलयन का पता चले। यहाँ पर भस्म क्षार को बोला जाता है। ठीक है, तो वैसा पदार्थ जिससे अम्ल, भस्म और उदासीन विलयन का पता चले उसको सूचक कहते हैं। जैसे आप लोग बोलते होंगे कि अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, क्षार का pH मान 7 और 14 के बीच में होता है, और उदासीन का pH मान 7 होता है। आप लोग बोलते हैं, आप लोग पढ़े भी होंगे। तो pH मान निकालने के लिए हम लोग सूचक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिससे कि पता चलता है कि जो विलयन है, जो लिक्विड है, वह अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है। तो बस सूचक हम लोग इसी को कहते हैं कि वैसा पदार्थ जिससे अम्ल, भस्म और उदासीन विलयन का पता चले उसको सूचक कहते हैं। यदि एक सूचक का नाम लिखने के लिए आए तो आप यहाँ पर लिटमस पत्र लिख दीजिए। ठीक है, एक सूचक का उदाहरण क्या हो जाएगा? लिटमस पत्र। तो चलिए हम आशा करते हैं कि आप 12वें नंबर क्वेश्चन को भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। सूचक क्या है? तो वैसा पदार्थ जिससे अम्ल, भस्म और
उदासीन विलयन का पता चलता है उसको सूचक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर लिटमस पत्र हो जाएगा। चलिए अब 13वां नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीकारक क्या है? ठीक है, ऑक्सीकारक क्या है? सारे क्वेश्चन 2 नंबर के क्वेश्चन हैं और सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पर कह रहा है कि ऑक्सीकारक क्या है। तो देखिए अब ऑक्सीकारक हम आपको बताते हैं। इसका परिभाषा होगा कि वो वैसा पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ को ऑक्सीकृत करते हैं और अपनी ऑक्सीकरण की क्षमता से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। मतलब दूसरे पदार्थ को ऑक्सीकृत कर देगा, लेकिन अपनी जो इसके पास ऑक्सीकरण की क्षमता है इससे यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, और इसी को हम लोग ऑक्सीकारक कहते हैं। मतलब दूसरे को ऑक्सीकृत करना और खुद ऑक्सीकरण करके इसको इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। ठीक है, दूसरे को ऑक्सीकृत करना और खुद इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना किसकी सहायता से? ऑक्सीकरण की सहायता से। तो इसी को ऑक्सीकारक बोला जाता है। ऑक्सीकारक का उदाहरण ऑक्सीजन हो जाएगा, ओजोन हो जाएगा इत्यादि। ठीक है, ऑक्सीकारक का उदाहरण ऑक्सीजन जिसको हम लोग O2 बोलते हैं, और उसके बाद हो जाएगा ओजोन जिसको हम लोग O3 बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा O2 और O3 ऑक्सीकारक का उदाहरण हो जाएगा। तो चलिए हम आशा करते हैं कि आप यह वाला क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब 14 नंबर क्वेश्चन है कि संक्षारण क्या है। देखिए संक्षारण बहुत ही आसान है, बस आप लोग एक बार समझ जाइए। देखिए संक्षारण कह रहा है कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, नमी आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होने लगती है। जैसे आप लोग लोहे को देखते होंगे, अगर बाहर में छोड़ देते हैं तो 1 महीने 2 महीने के बाद उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है, और जंग लगते लगते उसको संक्षारण होने लगता है। मतलब वह धीरे धीरे खराब होने लगता है, घटने लगता है, लोहा बर्बाद होने लगता है। तो जो बर्बाद हो रहा है उसी को बोलते हैं कि संक्षारण हो रहा है, उसी को संक्षारण बोला जाता है। तो हम लोग इसका परिभाषा क्या लिखेंगे कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, नमी आदि के संपर्क में आता है। जब देखते हैं लोहा को जब पानी के संपर्क में लाते हैं और उसके बाद फिर जब उसको हवा में खुले छोड़ देते हैं तब उसमें जंग लगता है। तो पानी जो आता है उसके संपर्क में जो नमी आता है, उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, नमी आदि के संपर्क में आता है तब यह संक्षारित होने लगती है, और इस अभिक्रिया को ही संक्षारण बोला जाता है। संक्षारण का उदाहरण क्या हो जाएगा कि चांदी के ऊपर भूरी परत का जमना। चांदी के ऊपर में आप लोग देखते होंगे कि हल्के भूरे रंग का एक पतला परत जम जाता है, उसी को बोलते हैं चांदी के ऊपर भूरी रंग का परत जमना। तांबे के ऊपर हरी परत का जमना और लोहे में जंग लगना, यह सभी संक्षारण का उदाहरण हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित करें। सबसे पहले ही हम आपको बता रहे थे कि 15वें चाहे 16वें नंबर क्वेश्चन में समीकरण संतुलित करने के लिए दिया गया है। तो चलिए आप लोग सबसे पहला नंबर क्वेश्चन याद करिए, यानी कि 11वां नंबर क्वेश्चन। हम आपको बता रहे थे ना कि समीकरण संतुलित का क्या परिभाषा होता है, और समीकरण के बारे में हम आपको बताए थे कि एरो के बाईं तरफ वाले को अभिकारक बोलते हैं और एरो के दाहिने तरफ वाले को प्रतिफल बोला जाता है। और हम आपको बताए थे कि यदि अभिकारक का परमाणु संख्या और प्रतिफल का परमाणु संख्या आपस में बराबर हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि समीकरण संतुलित हो गया। तो चलिए हम लोग बारी बारी से देखते हैं और आपको बताते हैं कि दोनों का परमाणु संख्या बराबर है कि नहीं है। देखिए सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन का। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे Ba का परमाणु संख्या। इधर देखिए Ba के आगे कुछ भी नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब कि कुछ भी नहीं लगा हुआ है, मतलब 1 लगा हुआ है। तो देखिए Ba इधर 1 है और इधर भी Ba 1 है, इसका मतलब कि Ba तो बराबर है दोनों तरफ। उसके बाद हम लोग Cl को देख लेते हैं। ठीक है, तो इधर Cl2 है और इधर Cl के आगे कुछ भी नहीं है, मतलब Cl 1 है। तो इधर Cl 2 है लेकिन इधर Cl 1 है, तो इसको संतुलित करने के लिए हम लोग यहाँ पर भी 2 लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर लगा दिए 2, तो जब 2 लगा दिए तो यह H के लिए भी 2 हो गया और Cl के लिए भी 2 हो गया, 2HCl हो गया। तो हमारा Cl बराबर हो गया, इधर भी Cl2 था तो इधर भी Cl2 हो गया। अब देखिए इधर H2 है यानी कि हाइड्रोजन 2 है, तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर 2 लगाए तो हाइड्रोजन भी 2 हो गया, इसका मतलब कि हाइड्रोजन भी संतुलित है। उसके बाद देख लीजिए SO4, तो इधर SO कितना है 4 है, इधर भी SO4 है, यानी कि पहला नंबर समीकरण हमारा संतुलित हो गया। अब चलिए दूसरा नंबर हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए दूसरा नंबर है MnO2। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं Mn इधर कितना है 1 है और इधर भी Mn 1 है, यानी कि Mn तो संतुलित है। उसके बाद ऑक्सीजन को देख लेते हैं। इधर ऑक्सीजन कितना है 2 है, O2 लिखा हुआ है यानी कि ऑक्सीजन 2 है, लेकिन इधर ऑक्सीजन 1 ही है। तो इसको 2 कैसे करेंगे, तो इसके पहले हम लोग 2 लगा देंगे। ऐसा नहीं कि O2 है तो इधर हम लोग 2 लगा दिए कि हो गया संतुलित। जब भी लगाना है तो पहले लगाना है, बाद में नहीं लगाना है। तो देखिए
जैसे ही हम लोग H2O के पहले 2 लगाए तो हमारा ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, लेकिन हाइड्रोजन इधर कितना हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, क्योंकि 2 तो पहले से था और 2 बाद में लगा दिए तो 2 दूनी 4 हो गया। तो इधर हाइड्रोजन 4 हो गया, लेकिन इधर हाइड्रोजन एक ही है, तो इसको 4 करने के लिए हम लोग इसके पहले 4 लगा देंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोग 4 लगा दिए, देख लीजिए, इसके पहले हम लोग 4 लगा दिए तो कितना हो गया 4HCl। तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, इधर भी हाइड्रोजन 4 हो गया। लेकिन इधर देखिए, इधर अब हम लोग Cl का देखेंगे तो Cl इधर कितना हो गया, 4 हो गया। और अगर इस तरफ देखते हैं तो 2 Cl यहाँ पर है और 2 Cl यहाँ पर है, तो Cl यहाँ पर भी 4 हो गया। मतलब अब यह वाला भी समीकरण संतुलित हो गया, सारे परमाणु संख्या बराबर हो गए, अभिकारक का भी और प्रतिफल का भी। तो समीकरण संतुलित का परिभाषा यही ना बोल रहा था कि यदि अभिकारक का परमाणु संख्या और प्रतिफल का परमाणु संख्या बराबर हो जाए तो उसको बोलते हैं कि समीकरण संतुलित हो गया। तो बस दोनों क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन आपको बता दिए किस प्रकार से समीकरण को संतुलित करना है। अब चलिए 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि सहसंयोजन बंधन क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या होता है सहसंयोजन बंधन। ध्यान से आप लोग समझिएगा। जब 2 परमाणु अपनी बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझा करते हैं और साझा करके संयोग करते हैं, तब उनके बीच निर्मित बंधन को सहसंयोजन बंधन कहते हैं। ठीक है, जब 2 परमाणु अपनी बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का, जैसे देखिए हम लोग यहाँ पर हाइड्रोजन का लेते हैं, तो आप लोग जानते होंगे कि हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 परमाणु कह रहा है तो हम लोग 2 परमाणु को ले लेते हैं और दोनों के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, आप लोग जानते होंगे। लेकिन इसको अपनी कक्षा पूरा करने के लिए दूसरे से साझा करना पड़ेगा, क्योंकि जानते हैं कि पहली कक्षा में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो साझा करने के लिए क्या करेगा कि जो यह वाला हाइड्रोजन है या दूसरे हाइड्रोजन के साथ साझा कर लेगा और अपनी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेगा, और जो यह वाला हाइड्रोजन बच गया यह भी क्या करेगा कि इसके साथ साझा कर करके अपनी बंधन को बना लेगा और सहसंयोजन बंधन बना लेगा। इसी को कहते हैं सहसंयोजन बंधन। चलिए दूसरा नंबर उदाहरण है क्लोरीन का। तो क्लोरीन के बारे में जानते होंगे कि क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसकी परमाणु संख्या 17 होता है। तो देखिए 17 परमाणु संख्या हो गया, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 8 और उसके बाद 7 हो जाएगा, 8 2 10 7 17। तो बाहर में कितना बच गया, 7 बच गया। तो इसको अष्टक प्राप्त करने के लिए दूसरे क्लोरीन के साथ क्या करना पड़ेगा, साझा करना पड़ेगा। और इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन हम लोग दे देंगे, क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो देखिए 7 बूंदा दे दी, 1 2 3 4 5 6 7 दे दिए। लेकिन इसको अष्टक प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि दूसरे क्लोरीन के साथ साझा करने पड़ेगा। 1 इलेक्ट्रॉन यह इसका ले लेगा तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, और यह वाला क्लोरीन क्या करेगा कि इसके साथ साझा कर लेगा और अपना अष्टक पूरा कर लेगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों आपस में साझा किया और साझा कर करके अपने बीच एक बंधन बनाया, और इसी बंधन को हम लोग सहसंयोजन बंधन कहते हैं। आप लोग समझ गए। जो परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर वह अपनी कक्षा को पूरा नहीं कर पाते हैं तो दूसरे परमाणु से वह बंधन बनाते हैं, और जो बंधन बनता है उसी को सहसंयोजन बंधन बोला जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब 17 नंबर क्वेश्चन, अम्ल और भस्म में 2 अंतर लिखें। ठीक है, अम्ल और भस्म में 2 अंतर लिखना है। तो आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा कि अम्ल और भस्म में 2 अंतर निम्नलिखित है। पहला, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है लेकिन भस्म स्वाद में कड़वा होता है। ठीक है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है लेकिन भस्म का स्वाद कड़वा होता है। और दूसरा अंतर हो जाएगा कि अम्ल जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, लेकिन जो भस्म होता है, जो क्षार होता है, वह जल में घुल करके हाइड्रोक्सिल आयन प्रदान करता है। बस यही आपको 2 अंतर लिख देना है, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। पहला कि यह स्वाद में खट्टा होता है, यानी कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, लेकिन जो क्षार होता है, जो भस्म होता है, वो स्वाद में कड़वा होता है। और दूसरा अंतर, यह जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देता है, लेकिन भस्म जल में घुल करके हाइड्रोक्सिल आयन प्रदान करता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए 18वां और सबसे लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सजातीय श्रेणी क्या होता है। एक उदाहरण दीजिए। सजातीय श्रेणी क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा कि जो कार्बनिक यौगिक का एक ऐसा समूह जिसका सामान्य सूत्र और क्रियात्मक समूह एक जैसा हो। ठीक है, सामान्य सूत्र और जो क्रियात्मक समूह है वह दोनों यदि एक जैसा है तो उसको सजातीय श्रेणी कहते हैं। और सजातीय श्रेणी का उदाहरण हो जाएगा मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल इत्यादि। तो आप लोग सजातीय श्रेणी समझ गए होंगे कि कार्बनिक यौगिकों का एक ऐसा समूह जिसका सामान्य सूत्र और क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है उसको सजातीय श्रेणी कहते हैं। और बस आप लोग को उदाहरण में लिख देना है मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल इत्यादि। तो चलिए 11 से 18 नंबर क्वेश्चन
क्वेश्चन तक आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन था, लघुतरीय प्रश्न का, जो एक एक करके हम आपको बहुत ही सरल भाषा में समझा करके आपको बता दिए। हम आशा करते हैं कि सारे क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करिए, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन को ऑल पर कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, और अगले वीडियो में हम आपको बायोलॉजी का जितने सारे भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।